नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 28 सितंबर 2025 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल शाम 4:34 से 6:03 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दिन में गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लद्दाख डीजीपी का सनसनीखेज खुलासा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का पाकिस्तानी जासूस से था संपर्क, एनएसए लगा। बरेली हिंसा पर बड़ा एक्शन। मौलाना तौरीक रजा की गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। ओडिशा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बोले, देश को पहले लूट तंत्र से हमने बाहर निकाला। 4 देशों की यात्रा पर निकले लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों और व्यापारियों से करेंगे वार्ता। यूएन में नेतन्याहू के बहिष्कार पर ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei का तंज। जियोनी शासन दुनिया में सबसे अधिक अलग थलग। तोड़फोड़ और आगजनी से बनी नेपाल में जेनजी सरकार। इस्तीफा देने के 18 दिन बाद सामने आए पूर्व पीएम ओली। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख में हुई हालिया हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। वांगचुक पर लद्दाख के पुलिस महानिदेशक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डीजीपी एसडी सिंह जमवाल ने शनिवार को खुलासा किया कि वांगचुक का संपर्क पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव एक सदस्य से था, जिसे हाल ही में पकड़ा गया था। डीजीपी जामवाल ने बताया कि उनके पास इस बात के रिकॉर्ड हैं कि वांगचुक पीआईओ सदस्य के संपर्क में था, जो पाकिस्तान को जरूरी जानकारी भेज रहा था। यही नहीं, वांगचुक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और बांग्लादेश का दौरा भी किया था। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद वांगचुक को शुक्रवार दोपहर उनके गांव उल्याकपोटो से गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार ने उन्हें इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया था, जिससे 4 युवाओं की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को एयरलिफ्ट कर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है, जिसके तहत उन्हें लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद लद्दाख के प्रतिनिधि और केंद्र के बीच चल रही बातचीत पर असर पड़ने की आशंका है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से। यहाँ हाल ही में हुई आई लव यू जहाद विवाद और झड़पों के बाद जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इत्याद के मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौरीक रजा के गिरफ्तारी के बाद शहर में अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अफवाहें न फैलें और स्थिति तनावपूर्ण न हो। इस आदेश के तहत मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड और सभी इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में मौलाना तौरीक रजा और 7 अन्य शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि रजा के उकसावे में ही युवा सड़कों पर उतरे थे और अराजकता फैलाई थी। इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था को बाधित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों से उनकी सरकार ने देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला है और विकसित ओडिशा के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने आर्थिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले 2 लाख कमाने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों को भी आयकर देना पड़ता था, जबकि अब सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक फ्री कर दी गई है। उन्होंने जीएसटी की दरों में कमी का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवाओं का भी शुभारंभ किया, जो उड़ीसा के विकास के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने भारत को चिप निर्माण के लिए जहाज निर्माण तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने पारादीप से झारसुगुड़ा तक विशाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और जहाज निर्माण के लिए 17,000 करोड़ रुपए की पैकेज की मंजूरी का उल्लेख किया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अंत में उन्होंने अंत्योदय गृह योजना में 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश भी वितरित किए। अब बात करते हैं लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा की। राहुल गांधी ने भारत के लोकतांत्रिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 दक्षिण अमेरिकी देशों का दौरा शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने बताया कि ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका मुख्य फोकस राजनीतिक और व्यापारिक संवाद पर है।
राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से ब्राजील और कोलंबिया जाएंगे। उनका कार्यक्रम वहां के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रमुख व्यापारी समुदायों के साथ बातचीत करने का है। इस संवाद का लक्ष्य भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करना और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी के अनुसार इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश करना भी है। ये देखते हुए कि अमेरिका की टैरिफ नीतियों के कारण भारत को अपने व्यापार के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। ये यात्रा दक्षिण अमेरिका के साथ भारत व्यापार संबंधों को गहरा करने का अवसर देगी। अब बात करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की। खामनेई ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेतन्याहू के भाषण के दौरान खाली पड़े हाल की तस्वीरें साझा कर कहा कि ज़ायोनी शासन दुनिया में सबसे अधिक तिरस्कार और अलग थलग महसूस करने वाला शासन है। नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में जैसे ही मंच संभाला, उनका कड़ा विरोध हुआ। कई अरब, मुस्लिम और अफ्रीकी और कुछ यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने हाल से वॉकआउट कर दिया, जिसमें हाल लगभग खाली हो गया। ये बहिष्कार ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार अलग थलग पड़ रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल एकमात्र प्रमुख समूह था जो उनके समर्थन में बैठा रहा। नेतन्याहू ने यूएन में कहा कि इजराइल गजा में अपना काम पूरा करेगा और जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा। उन्होंने भाषण से पहले इजरायली सेना को गाजा पट्टी के चारों ओर लाउड स्पीकर लगाने का आदेश दिया था ताकि उनका संदेश सीधे फिलिस्तीनियों तक पहुंचे। खमनेई की ये टिप्पणी इजराइल के खिलाफ ईरान के मजबूत रुख और वैश्विक स्तर पर इजराइल के बढ़ते विरोध को रेखांकित करती है। आखिर में बात करते हैं नेपाल की। पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के 18 दिन बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर वापसी की है। 9 सितंबर को जेनजी प्रदर्शनों के दबाव में पद छोड़ने वाले ओली ने मौजूदा अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को अपनी पार्टी के छात्र संगठन के कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने वर्तमान सरकार को जेनजी सरकार करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार न तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनी है और न ही जनता के वोट से ये तोड़फोड़ और आगजनी के जरिए बनी है। ओली ने बताया कि उन्होंने 9 सितंबर की सुबह 11 बजे इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी कोशिश थी कि अवांछित घटनाएं न बढ़े, लेकिन उनके पद छोड़ने के बाद भी लूटपाट और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। भारी प्रदर्शनों के कारण पीएम हाउस से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ओली की वापसी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र संगठन के कार्यक्रम में भाग लेकर ये युवाओं को दोबारा जोड़ने और उनके राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर तब जब देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और मार्च 2026 में चुनाव होने हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।